Dip an uncorked inverted empty bottle in a slanting position into the water in a white container. What do you observe? So this is an activity. इसमें हमें क्या करना है कि एक खाली बॉटल लेनी है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, फिर उसको हमको पानी में डिप कर देना है, डुबा देना है। तो फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो जब हम ये जो खाली बॉटल है, एम्प्टी बॉटल, इसको पानी में डिप करेंगे तो क्या होगा कि पानी जो है इसके अंदर धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब पानी इसके अंदर भरेगा ना, तब बबल्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे। अब बबल्स बाहर निकल रहे हैं, इससे हम क्या कॉन्क्लूड करें? इससे हम ये कॉन्क्लूड करेंगे कि बॉटल के अंदर जो हवा थी वो बबल्स बन के बाहर निकल रही है, और बॉटल के अंदर क्या जा रहा है? पानी जा रहा है। तो अगर बॉटल के अंदर पानी जाएगा तो उसके अंदर की जो हवा है उसको बाहर निकलने का रास्ता तो चाहिए, इसीलिए वो क्या करेगी? बबल्स बन के बाहर निकल जाएगी। तो इस एक्टिविटी से हम क्या कॉन्क्लूड कर सकते हैं? ये कि जो एयर है ना, बॉटल के अंदर जो एयर थी उसको भी रहने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। तो एयर को भी रहने के लिए क्या चाहिए? प्लेस चाहिए। मतलब एयर हैज़ वॉल्यूम। रहने के लिए प्लेस चाहिए, मतलब एयर हैज़ वॉल्यूम। ये हम कॉन्क्लूड करेंगे इससे। What changes take place in a balloon on filling air in it? जब किसी बलून में हम हवा भरते हैं, जब उसे फुलाते हैं तो क्या होता है कि बलून जो है वो उसका जो साइज़ है वो बड़ा होते जाता है। क्यों? बिकॉज वही रीज़न है कि एयर को रहने के लिए जगह चाहिए, एयर हैज़ वॉल्यूम, इसीलिए बलून का जो साइज़ है वो बड़ा होता जाता है और एयर उसके अंदर फिलअप होती जाती है। We come to know from the activities above that air has properties like occupying space, having a certain volume, having mass and weight. तो हमने जो एक्टिविटीज़ की दोनों, इससे हमें क्या पता चलता है कि एयर के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑक्यूपाइंग स्पेस। एयर को रहने के लिए जगह चाहिए, उसी को बोलते हैं ऑक्यूपाइंग स्पेस। फिर उसके पास कुछ सर्टन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। अगर कोई कंटेनर है, इसमें हमें पानी भरना है, ठीक है, तो इसके अंदर कितना पानी हम भर सकते हैं उसे हम कहेंगे इस कंटेनर का वॉल्यूम। या फिर पानी की जगह कुछ और भरना है, एयर भरना है, तो इसमें हम कितना एयर भर सकते हैं उसको भी हम क्या बोलेंगे? कंटेनर का वॉल्यूम। तो एयर के पास भी क्या है? वॉल्यूम है। वो किसी के भी अंदर हम फिलअप कर सकते हैं एयर को। फिर एयर के पास मास भी है और वेट भी है। नेक्स्ट, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सम गैसेस, डस्ट, स्मोक एंड मॉइस्चर। एयर है क्या? एयर की डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एयर इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर है, लेकिन किस किस चीज़ का मिक्सचर है? ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सम गैसेस। उसमें कुछ गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। फिर उसमें डस्ट भी है, स्मोक भी है और मॉइस्चर भी है। ठीक है, स्मोक मतलब धुआं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनता है? एयर बनता है। When rays of light fall on these minute particles, the particles spread the light in all directions. This natural phenomena is called as scattering of light. तो यहाँ पे एक important term है scattering of light. इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अभी हमने देखा कि एयर किससे मिलकर बनी हुई है? पार्टिकल से। तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे एयर के, है ना, ये एयर के पार्टिकल्स है। अब ये पार्टिकल्स किस किस चीज़ से बने होंगे? गैस हो सकते हैं, गैस के पार्टिकल हो सकते हैं, डस्ट के पार्टिकल हो सकते हैं, स्मोक हो सकते हैं और मॉइस्चर हो सकते हैं। अब क्या होगा? जब सन, यहाँ पे सन है, अब जब सन की लाइट इन पार्टिकल्स पे पड़ेगी, ठीक है, सन की लाइट जब वो रेज में पड़ती है तो इन पार्टिकल्स पे जब लाइट पड़ेगी तो ये पार्टिकल क्या करेंगे? उसको स्कैटर कर देंगे, हर जगह पे उसको स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पे ये पार्टिकल से टकराई मान लो रे, तो पार्टिकल ने क्या किया? उसको थोड़ा सा स्कैटर कर दिया। ये वाली रे इससे टकराई तो पार्टिकल ने क्या किया? इस तरफ मोड़ दिया। तो ऐसे ही पार्टिकल क्या कर देते हैं? इसको स्प्रेड कर देते हैं सारी जगह पे। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट का स्प्रेड होना। सो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? जब सन की रेज छोटे छोटे एयर के पार्टिकल्स पे पड़ती है तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? सन की रेस को स्प्रेड कर देते हैं सारी डायरेक्शन में, है ना। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट कि यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन। द अर्थ रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन। अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। इनफैक्ट सन को बोला जाता है कि दिस इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी।
सन जो है सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। दिस एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट, और यही एनर्जी अर्थ क्या करता है, हीट के फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर ये सन है, ये हमारा अर्थ है जहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, तो गर्मी के टाइम में हमें क्या लगता है कि ये जो ज़मीन है वो बहुत गर्म हो जाती है ना, एकदम हॉट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो सन है इससे जो भी एनर्जी आ रही है वो ये लैंड क्या कर रहा है, उस एनर्जी को कुछ तो एब्जॉर्ब करता है और कुछ एनर्जी ये बाहर छोड़ देता है। थोड़ी एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ी एनर्जी बाहर छोड़ देगा। तो ये जो एनर्जी बाहर छोड़ रहा है ना, इसी को क्या बोलेंगे, हीट। इसीलिए हमें ये क्या लगता है, लैंड जो है वो गर्म लगता है समर के दिन में। The constituents of air surrounding the earth such as water vapor, carbon dioxide absorb a part of this heat and give it to the other constituent of air. अब एयर के जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसके जो भी पार्टिकल्स हैं एयर के, जो अर्थ के आसपास में, जैसे कि वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या करते हैं, यही हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर के उसको दे देते हैं। As a result, Earth's surface remains warm and thereby becomes suitable for the living world on the Earth. यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, देखिए हमारा अर्थ है, तो अर्थ के आसपास में क्या है, थोड़ी जगह तक एटमॉस्फेयर है, मतलब एयर है। अब एयर में पार्टिकल्स तो होंगे और ये है हमारा सन। अब सन से जब लाइट आ रही है रेज में, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, फिर से स्कैटर कर देंगे, हर तरफ फैला देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो पूरा अर्थ है ना वो हॉट हो जाएगा, या फिर वो क्या बोल सकते हैं हम, रहने के लिए सूटेबल हो जाएगा। सो यहाँ का जो टेम्परेचर है अर्थ का वो रहने के लिए सूटेबल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अर्थ पे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। बाकी जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पे लिविंग बींग्स नहीं देखे जाते क्योंकि वहाँ पे ये कंडीशन नहीं है। इफ़ देयर वर नो एयर ऑन द अर्थ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस वुड हैव बीन वेरी लो। अगर अर्थ पे एयर ही नहीं होती तो क्या होता, अगर अर्थ पे एयर नहीं होती तो क्या होता कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही लो होता। लो टेम्परेचर मतलब बहुत ठंड होना, ठीक है, तो अर्थ पे बहुत ही ठंड वाला मौसम होता अगर एयर ना होती तो। क्यों? एयर ऐसा क्या करती है, एयर जो है वही तो क्या करती है, एयर के पार्टिकल्स जो है वो हीट को चारों तरफ स्प्रेड करने का काम करते हैं। अगर एयर ही नहीं होगी तो हीट स्प्रेड भी नहीं होगी, हीट स्प्रेड नहीं होगी तो हमारा अर्थ जो है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर रेगुलेशन। तो टेम्परेचर रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करके चलना, और ये काम कर कौन रहा है, एयर कर रही है, ठीक है। अर्थ पे जो एयर है वही टेम्परेचर रेगुलेशन का काम कर रही है। फिर है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। साउंड का ट्रांसमिशन मतलब ट्रैवल होना, साउंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना। जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है, तो साउंड जो है वो यहाँ से आपके कानों तक पहुँच रहा है, आपके फ़ोन से आपके कानों तक पहुँच रहा है। ये हो गया ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। ऑल द साउंड्स दैट वी हियर रीच अस थ्रू द सराउंडिंग एयर। द डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। अब जो भी हम सुनते हैं वो हम तक कैसे पहुँचता है, एयर से पहुँचता है ना। द डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। जब जब टेम्परेचर में चेंज आता है तो डेंसिटी में चेंज आता है। अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितने क्लोज हैं एक दूसरे से। अगर एयर की बात करें तो ये एयर के पार्टिकल्स एक जगह पे तो ऐसे हैं और दूसरी जगह पे जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो ऐसे हैं। तो बताइए कौन सी जगह पे पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही क्लोज हैं। ऑफकोर्स ये वाली जगह पे। तो यहाँ पे एयर की जो डेंसिटी है वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं। तो जहाँ पे पार्टिकल्स दूर होते हैं वहाँ पे डेंसिटी कम होती है, पार्टिकल्स पास में होते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि द डेंसिटी ऑफ एयर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर में चेंज आता है तो डेंसिटी जो है वो भी चेंज हो जाती है। टेम्परेचर के साथ हमेशा ही डेंसिटी चेंज होती है। इन विंटर द डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस। वी कैन हियर द विसल ऑफ अ डिस्टेंट ट्रेन क्लियरली अर्ली इन द मॉर्निंग। इन द विंटर एयर इज यूजफुल एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो विंटर में क्या होता है कि विंटर में टेम्परेचर लो हो जाता है, तो जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है।
टेम्परेचर लो होता है, मतलब ठंडा माहौल होता है विंटर में, तो जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। डेंसिटी बिकम्स वेरी हाई। डेंसिटी का हाई होना का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रहते हैं। इसका उल्टा क्या होगा कि जब टेम्परेचर एकदम से हाई होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जो पार्टिकल्स हैं पहले से जो बहुत ही क्लोज हैं, इन पार्टिकल्स में एकदम से एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ही, हीट की वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स में एनर्जी आ जाती है। अब जब किसी चीज़ में एनर्जी होगी तो वो चीज़ एक जगह पे रहेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। उसके पास बहुत एनर्जी है तो वो क्या करेगी, धूम धड़ाका मचाएगी। तो ऐसे ही ये पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ गई तो ये क्या करेंगे, ये बहुत ही घूमना फिरना चाहेंगे, एकदम ऐसे रहेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये स्प्रेड हो जाते हैं दूर दूर। तो जब टेम्परेचर हाई है तब क्या हो रहा है, डेंसिटी जो है वो लो हो रही है। यहाँ पे बताइए डेंसिटी ज़्यादा है कि कम है, डेंसिटी यहाँ पे कम है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं। तो ये दोनों अपोजिट होते हैं। बस आपको याद क्या रखना है कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, एकदम उल्टा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम। अच्छा, टेम्परेचर कम हुआ तो फिर से डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। उल्टा है, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को। फिर वी कैन हियर द विसल ऑफ अ डिस्टेंट ट्रेन क्लियरली अर्ली इन द मॉर्निंग इन विंटर। तो विंटर में क्या होता है, अगर दूर है ना बहुत कोई ट्रेन, तो भी हमारे घर तक, अगर आप रेलवे स्टेशन से थोड़ा ही दूर रहते हो तो आपके घर तक ट्रेन की आवाज़ आपको सुनाई देगी। विंटर में ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देती है। एयर इज़ यूज़फुल एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो एयर जो है वो एज अ मीडियम है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड के लिए। ठीक है, मतलब अगर साउंड को पास होना है तो एयर में से ही साउंड पास होता है। अगर हम स्पेस में चले गए, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एयर नहीं होती, वहाँ पे एयर नहीं होती तो साउंड भी पास नहीं हो सकता। इसीलिए वहाँ पे बात करने के लिए ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। ऐसे ही बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। साउंड ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए, मतलब कोई मीडियम चाहिए। वाटर भी चलेगा, एयर भी चलेगा। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर देखते हैं। व्हाट आर द स्टेट्स, यहाँ तक हमने एयर पढ़ लिया, अब यहाँ पे एयर खत्म हो गया। अब सेकंड टॉपिक क्या शुरू हुआ, वाटर। ठीक है, व्हाट आर द स्टेट्स इन विच वाटर इज़ फाउंड। तो वाटर जो है वो कौन कौन से स्टेट्स में मिलता है, तो 3 स्टेट्स में मिलता है। फर्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, लिक्विड वाटर। यहाँ पे स्टेट्स मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वो महाराष्ट्र, राजस्थान, ये स्टेट्स की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे 3 स्टेट्स में मिलता है वाटर, कौन कौन से, लिक्विड, और फिर सॉलिड स्टेट में भी मिलता है और गैस स्टेट में भी मिलता है। कैसे, लिक्विड वाटर तो हम रोज़ ही पीते हैं, है ना। फिर सॉलिड वाटर क्या होता है, मतलब आइस। जब वाटर जम जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइस, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर गैस वाटर मतलब जो वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, उसको बोलते हैं गैस फॉर्म में है वो। ठीक है, तो 3 फॉर्म में वाटर या 3 स्टेट्स में वाटर अवेलेबल होता है। What inference will you draw from the pictures alongside? इन पिक्चर से आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे तो बलून में छेद कर दिए गए हैं जिसके अंदर पानी भरा है और ये पानी बाहर निकल रहा है। सेम यहाँ पे छेद कर दिए हैं किसी कंटेनर में, वहाँ से भी पानी बाहर निकल रहा है। वाटर अकर्स इन लिक्विड स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। तो नॉर्मल कंडीशन में वाटर कैसे दिखता है, हमको लिक्विड फॉर्म में दिखता है। वाटर इज़ अ फ्लूइड सब्सटेंस। फ्लूइड सब्सटेंस क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो कर सकते हैं उन्हें कहते हैं फ्लूइड सब्सटेंस। तो वाटर जो है वो फ्लो कर सकता है ना। एयर भी फ्लो कर सकता है, तो वाटर और एयर दोनों ही क्या है, फ्लूइड सब्सटेंस है, फ्लूइड्स हैं। वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप बट हैज़ अ वॉल्यूम। वाटर के पास खुद का शेप तो नहीं है, लेकिन वाटर के पास वॉल्यूम है, मतलब किसी भी कंटेनर में हम उसको फिलअप कर सकते हैं। It can pass through small holes or seep through very small gaps or cracks. वाटर जो है स्मॉल होल्स में से भी पास हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने होल कर दिया तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, पास हो रहा है। या फिर बहुत छोटे गैप्स जो हैं, जैसे ये बलून के बहुत ही छोटे गैप्स थे, इसमें से भी वाटर पास हो सकता है। क्रैक्स में से भी पास हो सकता है, जैसे घर में जो छत होती है उसमें से बहुत बार पानी बहता है, क्योंकि इसमें क्रैक हो गए हैं। On pouring water in an oil-cladded dish, water does not spread but forms small round drops. Why does this happen? तो जब एक डिश लेंगे हम, उसमें हम ऑयल डाल देंगे, ठीक है,
ऑयल डालेंगे तो जो वाटर है वो स्प्रेड नहीं होता, बल्कि उसके छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा ना, बहुत बार जब ऑयल वाला कोई कंटेनर है, खाना बनाते टाइम भी जब ऑयल वाला कंटेनर है उसमें हम पानी डाल दें ऊपर से, तो वाटर ये पूरी जगह स्प्रेड नहीं होता, थोड़ी थोड़ी वो बूंदों के फॉर्म में वहाँ पे हमें दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑयल है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऑयल की जो डेंसिटी है वो कम होती है किससे? वाटर से। तो इसीलिए ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर आ जाता है, वाटर के पूरे अराउंड में वो लेयर फॉर्म कर देता है, इसीलिए वाटर जो है उसके अंदर बंद हो जाता है और ड्रॉप बन जाते हैं वाटर के। सो दिस वाज द रीज़न। नेक्स्ट फिर से आपको एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं।